Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So we have been discussing depression और हम depression को बहुत डिटेल में समझना चाह रहे हैं so that आपको पूरी तरह से समझ में आए कि उसकी biology and psychology क्या है. And without understanding this, without seeing it like this, you cannot understand the treatment. बहुत रिसर्च हुई है, बहुत साइंटिफिक इनोवेशंस आए हैं एंड बहुत नए तरीके के ट्रीटमेंट्स पे काम किया जा रहा है जो इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, मेडिसिन के ज़रिए, थेरेपीज़ के ज़रिए एंड अ कलेक्शन ऑफ इट. सो टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये भी जानेंगे कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन. सो डिप्रेशन सिर्फ एक फॉर्म या एक फ्लेवर में नहीं आता है, इसके काफ़ी टाइप्स हैं और सब टाइप्स हैं. And the first subtype is reactive depression. Reactive depression का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ऑफुल, बहुत ही ख़राब कुछ हुआ जो कि आपको ट्रिगर करता है. आपके जो एक स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ साइकोलॉजी है, उसे कम्प्लीटली डिस्टर्ब करता है. और उस डिस्टर्बेंस से जो चीज़ें फॉलो होती हैं वो शायद आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाए. वी ऑल गो थ्रू सच काइंड ऑफ स्टफ. इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के ट्रिगर्स, प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में आते हैं. वी फॉल इन टू अ स्टेट जहाँ पे हम एक टाइम तक डल, अपसेट, सैड, डिस्टर्ब्ड या इवन डिसअपॉइंटेड रहते हैं. एंड देन स्लोली हम उससे रिकवर करते हैं, उससे हील करते हैं एंड वी गेट ऑन द अदर साइड ऑफ थिंग्स. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ इतनी सीवियर सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं या कुछ लोग उन सीवियर सिचुएशन से अपने आप को उतना ईजिली बाहर निकाल नहीं पाते. वी डोंट गेट ऑन टू द अदर साइड ऑफ थिंग्स. यानी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे डिप्रेशन को ट्रिगर कर दिया. दूसरा टाइप का डिप्रेशन है एंडोजेनस डिप्रेशन. एंडोजेनस डिप्रेशन मतलब लाइफ आपकी नॉर्मल चल रही है, इफ़ नॉट गुड. कोई ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल ट्रिगर नहीं है, कोई बाहर की ऐसी सिचुएशन नहीं, कोई कंडीशन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप डिप्रेस हैं. ये जनरली इंटरनल बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है. काम अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, फिनेंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहे, आप किसी भी तरह का प्लेजर नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. यू फील कम्प्लीटली टायर्ड इन योर बॉडी, मेमोरी रिलैप्सेस हो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, भूख ख़त्म सी हो रही है. सो ये सारे वो सिनेरियोज हैं जो कि एंडोजेनस डिप्रेशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं. यानी कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई बुरा एक्सपीरियंस ना होते हुए भी डिप्रेस हो जाना और उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाना. एंड कई बार होता है कि बहुत सारे दूसरे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको डिप्रेशन के साथ में कंफ्यूज किया जा सकता है या जो सिमिलर लगते हैं. जैसे कि थायराइड में ये होता है. बहुत सारे लोग जो थायराइड की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो उनका रिस्क ऑफ डिप्रेशन भी इंक्रीज है, वो कई बार अपनी लाइफ में डिप्रेस फील करेंगे. प्लस जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं लोग, उनका भी जो प्रोबेबिलिटी है डिप्रेशन में फॉल होने का वो बढ़ जाता है. यहाँ पे बाहर से देखने से लगेगा कि ये डिप्रेशन का केस है, लेकिन जब आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री, उनका पूरा ब्लड वर्क चेक करते हैं तो आप ये जो थायराइड इश्यूज़ है, मेनोपॉज के इश्यूज़ हैं या डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करें. जब इनको एड्रेस आप करते हैं, जब इनका ट्रीटमेंट आप करते हैं तो वो जो डिप्रेशन है वो अपने आप सबसाइड होने लगता है, अपने आप जाने लगता है. क्योंकि जो डिप्रेशन था ये बेसिकली ये बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से है, जिसमें ये प्रॉब्लम, ये जो हेल्थ डिसऑर्डर्स है वो एक कारण हो सकते हैं. इसलिए इन केसेस में उन हेल्थ कारण को पहले एड्रेस करना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक प्योरली डिप्रेशन का केस नहीं हो. शायद ये एंडोजेनस डिप्रेशन है, इसका जो ट्रिगर है वो दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. आफ्टर एंडोजेनस डिप्रेशन, द अदर सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन इज एटिपिकल डिप्रेशन. एटिपिकल डिप्रेशन बेसिकली वो डिप्रेशन है जहाँ पे जो साइकोमोटर रिटार्डेशन वाला सिम्टम है वो डोमिनेटिंग है. यानी लॉस ऑफ प्लेजर से आप ज़्यादा बॉदर नहीं है. रूमिनेशन वाला जो सिम्टम है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली अपसेटिंग, सैड, नेगेटिव थॉट्स की जो ट्रेन है, लूप है, उसमें ही उलझ जाते हैं और उसी में गहराई से आप डीपली अंदर जाते ही जाते हैं. तो वो वाला सिम्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता या ज़्यादा बॉदरसम नहीं है. जो मेजर सिम्टम एटिपिकल डिप्रेशन में है वो है बॉडी में एनर्जी फील नहीं होना, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ओवरवेलमिंग कंडीशन होना, जहाँ बेड से उठ के
नॉर्मल ब्रश करना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट करने में आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत ही नहीं महसूस हो रही है, तो उसे हम एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं, जहाँ साइकोमोटर रिटार्डेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एंड हर समय आप टायर्ड हैं बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, बिना किसी फिजिकल काम के, क्योंकि आपकी बॉडी डिप्रेशन की वजह से इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रही है। एज इफ आपका पूरा इंटरनल बॉडी और ब्रेन एक वॉर लड़ रहा है, एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग बैटल फाइट कर रहा है। तो जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा कंज्यूमिंग बैटल ऑन है, तो बाहर कुछ भी करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं। सो दैट्स योर साइकोमोटर रिटार्डेशन, जो कि बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है एटिपिकल डिप्रेशन का। कई बार ये एटिपिकल डिप्रेशन सिमिलर लगेगा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से, बिकॉज दोनों के सिम्टम्स में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ है स्ट्रेस हार्मोन का, जिस वजह से आपकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ एनर्जी फील करती है। जनरली जब स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो हमें बहुत फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, उसी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड ज़्यादा सप्लाई होता है ब्रेन को, मसल्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है ब्लड को जो कैरी कर रही हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि वो ज़्यादा ब्लड कैरी कर सके इन ऑर्डर टू कैरी मोर ऑक्सीजन। तो ज़्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है आपके उन ऑर्गन्स को जो कि उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स में असेंशियल है, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपके मसल्स। एंड वहीं पे वो सारे जो ऑर्गन्स, वो सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म्स हैं जिनका उस समय स्ट्रेस से डील करने में कोई रोल नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं आता काम में, डाइजेशन काम में नहीं आएगा, वेरियस काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन एंड ऑल दैट, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वहाँ का जो एनर्जी का सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो दोनों काम हो रहे होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं टू सम ऑर्गन्स, टू सम मैकेनिज्म्स को बूस्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा ब्लड फ्लो करने के लिए, वहीं पे जो बाकी ऑर्गन्स और जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे ब्लड एनर्जी को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जनरल काम स्ट्रेस रिस्पॉन्स का आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना है, लेकिन जब आप मेंटल एग्जॉशन या मेंटल डिप्रेशन से, मेजर डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो उसका एक सिम्टम ये होता है कि काइंड ऑफ जो एनर्जी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज होने से होता है, वो इन सारे ऑर्गन्स को ओवरवेल्म करके ओवर पावरिंग हो जाती है। सो दैट मेक्स इट कम्प्लीटली गो डाउन, एकदम फ्लैट फील होता है, कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है, एंड यू डोंट नो हाउ टू कंज्यूम दैट एनर्जी आउटसाइड, हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी आउटसाइड। सो इंटरनली वो फाइट इतनी ज़्यादा है, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल प्रॉब्लम है। सो आपकी बॉडी उसको एड्रेस भी इंटरनली कर रही है। जब एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सटर्नल एड्रेशन भी नहीं आ रहा है। दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या प्रॉब्लम बायोकेमिकल डिसफंक्शंस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली फाइटिंग सो हार्ड कि आप बाहर एक्सटर्नली अपने बिहेवियर के ज़रिए, अपनी एक्टिविटी के ज़रिए कुछ भी कर सके, वो एनर्जी आपकी बॉडी में रहती नहीं। आप खुद सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, तो आपका मेंटल एग्जॉशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकली कोई भी दूसरा काम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज आप मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं कि मेंटल एग्जॉशन इतना ज़्यादा है, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके जो फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ ट्रॉमा, फीलिंग ऑफ अपसेटिंग थॉट्स, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसको इतना ज़्यादा फाइट कर रहा है कि यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन योर माइंड। आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं। इसलिए डिप्रेशन में कई बार देखा जाता है कि लोग बेड से उठने में भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। नॉर्मली बस तैयार होकर अपना ब्रेकफास्ट कर ले एंड उनको ऐसा लगता है कि बस मेरी सारी एनर्जी यहीं पे कंज्यूम हो गई है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर ही नहीं सकता, इतना करने में भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। कई बार दूसरे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, विच इज़ ऑब्वियस, बट देन अगर आप इस तरह के सिम्टम किसी में देख रहे हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू थिंक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक मेजर डिप्रेशन. So we talked about reactive depression, endogenous depression, atypical depression. Then we talk about psychotic depression. साइकोटिक डिप्रेशन वो फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जहाँ पे डिल्यूशनल थॉट्स ओवरपावरिंग है या बेसिकली डोमिनेट करते हैं. एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक मेजर डिप्रेशन का नॉर्मल सिम्टम है. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लाइक अरे उसने मेरी मैरिज प्रपोजल को हाँ कर दिया, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है जिससे मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचेगा या मुझसे शादी करके वो छोड़ देगी. मतलब आप कहीं ना कहीं
जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या जो नॉर्मल चीज़ें, न्यूट्रल चीज़ें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसमें भी आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है, वो उसको इस तरह से डिस्टॉर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करता है एज इफ उसमें कुछ बुरा है। आपको प्रमोशन मिला, लेकिन उस प्रमोशन की खुशी मनाने की जगह आपको ये महसूस होता है कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया है, मुझे लगता है वो प्लान कर रहे हैं मुझे निकालने का इन कमिंग मंथ्स। ये एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है जहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी नेगेटिव टोन से देखा जा रहा है। साइकोटिक डिप्रेशन में जो ये डिल्यूशनल है, ये जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, ये सिर्फ डिस्टॉर्शन तक लिमिटेड नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम इट, राइट। आप उसको एक नॉर्मल तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते, आप उनको बैठा के नॉर्मल चीज़ों में समझा नहीं सकते, क्योंकि उनका जो माइंड फ्रेम ऑफ थिंकिंग है वो बहुत कन्विंस्ड हो चुका है एक बहुत ही गलत तरीके से सोचने में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब वो डिप्रेशन जो आपको प्रेगनेंसी के बाद में होता है कुछ लोगों को। सो जिस डिप्रेशन से लोग गुजरते हैं अपनी प्रेगनेंसी के बाद में, प्रेगनेंसी की वजह से या जो एक चाइल्ड बेयरिंग की नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस वजह से, कुड बी मल्टीपल रीज़न अगेन, उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। सो एंड्री येट्स एक सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी एंड उस वजह से उन्होंने जो अपने बच्चे हैं उन्हें ड्राउन कर दिया, उन्हें डुबा के मार दिया। बहुत ज़्यादा ट्रायल हुआ इस पे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई और उन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये पता चला कि एक्चुअल में उनकी जो थिंकिंग थी वो अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से बहुत डिस्टॉर्ट हो चुकी थी, एक साइकोटिक फॉर्म ले चुकी थी। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उनसे परेशान हो गई थी या उन्हें बच्चे पसंद नहीं थे, उन्होंने बच्चों को इसलिए ड्राउन किया क्योंकि वो कन्विंस्ड थी, उन्हें इस बात का पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि मेरे बच्चों के बर्थ से ही वो एक सिन की जो कैटेगरी है, जो जिसे हम पाप पुण्य कहते हैं, उसमें फॉल कर रहे हैं। वो आगे जाके सिनर बनेंगे, वो आगे जाके कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उनका जो पाप है या जो सिन है वो बढ़ेगा। सो वो अपने बच्चों को एज अ सिनर देख रही थी। और क्योंकि वो एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट कैथोलिक थी, यानी जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं बहुत डॉगमेटिक तरीके से फॉलो कर रही थी, एंड क्योंकि वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो गई थी, कोई रीज़न नहीं था इसका, लेकिन उनके ब्रेन में वो कन्विंस थी, वो यकीन कर चुकी थी कि आगे जाके मेरे बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, या तो वो किसी के साथ में बहुत बुरा करेंगे जो उनको सिनर बना देगा, या उनके साथ में बहुत बुरा होगा जिससे उनकी लाइफ में सिर्फ पेन ही रहेगा, सिर्फ दुख दर्द तकलीफ़ें ही आएंगी। सो उन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थी एंड उनके रिलीजन के हिसाब से वो नहीं चाहती थी उनके बच्चे सिनर में कन्वर्ट हों या सिनर बने, यानी पाप करने वाले लोग बने। अगर नॉर्मल हिंदी में आपको समझाना चाहूँ तो, सिंस शी डिडंट वांटेड इट, सो शी डिसाइडेड अगर मैं उनको अभी इसी वक्त मुक्त कर दूँ, आज़ाद कर दूँ इस लाइफ से, तो वो बच सकते हैं। उनका थॉट प्रोसेस ये था कि वो अपने बच्चों को मार नहीं रही हैं, वो उन्हें आज़ाद कर रही हैं, वो उन्हें गलत काम करने से रोक रही है, वो उनकी लाइफ को अभी बचा रही है उन्हें ख़त्म करके। अब आप इसमें क्या कह सकते हैं? एक तरफ से आप ये सोच सकते हैं कि आप जितना क्रिटिसाइज़ करना चाहें उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर ये रियलिटी डिनाई नहीं हो सकती, ये फैक्ट डिनाई नहीं हो सकता कि वो गुजर रही थी एक सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन से, जिसका एक सिम्टम ये था कि वो अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में, अपने सोचने में इतना कन्विंस थी कि उन्होंने वही किया जो उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। एक और सब टाइप ऑफ डिप्रेशन की हम बात करेंगे जिसे हम रिदमिक डिप्रेशन कहते हैं। रिदमिक डिप्रेशन रिदम्स की तरह है जो हर साल एनुअली जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो दे आर सम पीपल जो इस रिदमिक डिप्रेशन से गुजरते हैं। रिदमिक डिप्रेशन मतलब हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सीजन पे आपको वो एक्सपीरियंस होगा, जिसे हम सैड्स कहते हैं, विच इज़ सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन। एफेक्ट का मतलब साइंस में इमोशन से होता है, एंड सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन या रिदमिक डिप्रेशन का मतलब है वो लोग जो इस तरह के डिप्रेशन से ग्रसित हैं या इस तरह से डिप्रेशन से प्रोन हैं, जो हर साल एक पर्टिकुलर समय पे डिप्रेशन में जाते हैं, एंड ये मोस्टली विंटर्स के टाइम पे होता है। तो जैसे ही साल के एंड में विंटर्स आते हैं, ये लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं, ये डिप्रेशन को फील करने लगते हैं एंड एक मेजर डिप्रेसिव स्टेट में जाते हैं। और जैसे ही वो विंटर का टाइम फिर से ख़त्म होने लगता है, आप समर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उनका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है।
तो आप मेडिसिन उस समय प्रोवाइड कर सकते हैं, थेरेपीज दे सकते हैं, बट ये क्योंकि इसका नेचर ऑफ डिप्रेशन ही सीजनल है। एंड ये सीजनल क्यों है? क्योंकि अभी तक जो हमने स्टडीज़ की उससे इसका लिंक सनलाइट से बहुत ज़्यादा पाया गया है। एंड सनलाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके मूड रेगुलेशन में। आपका किस तरह से मूड होगा, किस तरह से हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कितना अच्छे से मेंटेन रहता है, उसमें सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। एंड विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में क्योंकि सनलाइट कम होती है, तो ये जो कम सनलाइट है ये कुछ लोगों के जो मूड रेगुलेशन है, हार्मोनल रेगुलेशन है, बायोलॉजिकल क्लॉक का जो मेंटेनेंस है उसको अफेक्ट करता है। एंड कुछ लोग इसके लैक ऑफ सनलाइट की वजह से डिप्रेसिव स्टेट्स में फॉल कर जाते हैं, चले जाते हैं, जिसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेशन कहते हैं। एंड जैसे आप विंटर्स से बाहर समर्स की ओर जा रहे होते हैं, उनका डिप्रेशन अपने आप कम होने लगता है। और ये लोगों के साथ में हर साल होता है। सो पिछले 8 साल से, पिछले 10 सालों से कुछ लोग हैं जो हर विंटर्स में थोड़ा डिप्रेस होंगे, कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेस होंगे, और जैसे विंटर्स जाएंगे वो फिर से बेटर फील करने लगेंगे। ज़रूरी नहीं है विंटर्स हो, कुछ लोगों के लिए सीज़न दूसरा हो सकता है, बट इसमें एक रिदमिक पैटर्न है, हर साल ये आपके साथ रिपीट हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ जुलाई के समय हुआ बहुत हॉरिबल एक्सीडेंट से आपका कोई अपना बहुत बुरे एक्सीडेंट को फेस करता है, उसका एक बहुत शॉकिंग इफेक्ट होता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप डिप्रेस नहीं होते, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप डील कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर दिसंबर आता है, जनवरी आता है, कुछ भी नहीं हुआ, लाइफ ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप डिप्रेशन में फॉल कर जाते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ दिसंबर टू जनवरी, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डिप्रेशन में। सो इट अफेक्ट्स योर मूड, यू रिमेन डल, यू रिमेन सैड, यू रिमेन अपसेट, यू माई फॉल इन टू अ डिप्रेसिव स्टेट। एंड जो बाकी के सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन उस दौरान वो भी एक्सपीरियंस होने लगते हैं, नज़र आने लगते हैं। एंड जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होने लगता है, आप उससे बेटर होते हैं और उससे उभरते हैं। ये एक पैटर्न फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जिसे आप लोगों में नोटिस कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके आसपास या आप खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो। सो दिस वॉज आर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन विच फॉल्स अंडर बायोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।